कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको GS2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि न्यायिक सक्रियता है, जो 67 बीपीएससी में आने की प्रबल संभावना है, वो करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप PDF चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज किए हैं कि सर मुझे PDF के लिए क्या करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें PDF के लिए कुछ नहीं करना है, जो नीचे ऐप का लिंक है उसको डाउनलोड करें और इसमें मात्र जो है 1500 रुपया मिनिमल कॉस्ट लगेगा। उसमें आपको हम जो लाइव क्लासेस प्लस PDF और वीडियो लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, ये बात है कि आपको मैं तुरंत सारा वीडियो और PDF नहीं प्रोवाइड करूँगा, बल्कि आपके एग्ज़ाम तक में मैं पूरा सिलेबस आपको करवाऊँगा। ठीक है, अगर आप PDFs और वीडियो और जो है लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो मात्र अभी 1500 रुपया चार्ज है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। बस उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। उसके बाद उसमें 1500 का परचेज करना होगा और उसी ऐप के माध्यम से ही आपको सारे रिकॉर्डेड कंटेंट्स जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, PDF हैं, वो मिल जाएंगे। और लाइव क्लास के लिए आपको शाम में 3:30 से 5 बजे वहाँ पे लाइव होना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप चाहते हैं कि हम कोर्स को लाइव क्लास देखें और क्लास सुने और PDF मटेरियल से जो है हम नोट्स बनाएं, तो आप कर सकते हैं। और हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए मात्र 1500 रुपया चार्ज है और उसमें मैं आपको हिस्ट्री के सारे नोट्स के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स और लाइव क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। और यह आपका पूरा कोर्स जो है एग्ज़ाम तक चलेगा, यानी एग्ज़ाम से 4 से 5 दिन पहले तक आपका जो है पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चाहेंगे कि सारा वीडियो लेक्चर्स और PDF एक बार मिल जाए तो वो स्टूडेंट संभव नहीं है, क्योंकि मैं भी आपको क्लास 1 by 1 ही दूंगा और नोट्स भी 1 by 1 में बनाता हूं, तो फिर मैं आपको प्रोवाइड करते रहता हूं। ठीक है, हाँ, ये है कि आपको एग्जाम से पहले तक आपको सारा सिलेबस करा दिया जाएगा और आपके लास्ट में 15 क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, गेस कर दिए जाएंगे, जिससे कि आप वो पढ़ के जाएंगे तो गारंटी के साथ सारा क्वेश्चन वही आपका लग जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्लास करना होगा और उसको समझना होगा। तो आज का जो टॉपिक है, चलिए न्यायिक सक्रियता पर अब हम आते हैं। और मेन जो हमारा उद्देश्य है कि आपका जो बेहतर मेंस की तैयारी हो जाए और आप अच्छे स्कोर करें। देखिए स्टूडेंट्स, स्कोर सब करते हैं, लेकिन 10-5 नंबर के कारण अगर आपका रह जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर से प्री देना होता है, फिर मेंस इंटरव्यू। चूँकि मैं 2 बार जो दिया हूँ इंटरव्यू तक गया हूँ और दुर्भाग्य से कुछ मार्क्स से 4-5 मार्क्स से मेरा रह चुका है, तो मुझे यह लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है मेंस राइटिंग ही महत्वपूर्ण होता है। और इस पे अगर स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर अच्छे से कर लें तो फिर आपको कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। तो जो मेरे साथ हुआ है वो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं BPSC में उनके साथ भी हो। तो थोड़ा सा बस ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको बेहतर करने की आवश्यकता है, थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है और जो राइटिंग स्किल है उसको बेस्ट करने की आवश्यकता है। नॉलेज रहे ना रहे, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं BPSC में। सबसे बड़ी बात है BPSC का कि आपको नॉलेज कम भी है तब भी आप मेंस राइटिंग कर सकते हैं और उसमें आपको थोड़ा सा कलाकारी अपनाना पड़ता है। लिखने में किस तरीक़ा से लिखना है, किस प्रकार से भूमिका देना है, किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करना है, किस प्रकार से निष्कर्ष निकालना है। ये 3 चीज़ जो लोग जान गए, किस प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, किस प्रकार से ट्री स्ट्रक्चर लाइक कुछ भी टेबल विधि या ट्री स्ट्रक्चर बना करके या मैप बना करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं, वो हमारे नोट्स में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और उससे आप सीखेंगे, जिससे कि आपको अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए अब बिना समय गवाए मैं मेन टॉपिक पे आता हूं, जो आज का टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। ठीक है, न्यायिक सक्रियता, देखिए स्टूडेंट्स, न्यायिक सक्रियता जो शब्द है, न्यायिक सक्रियता, तो न्यायिक सक्रियता शब्द से ही क्लियर है, यानी न्यायपालिका की सक्रियता। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है आपका न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता के तहत हम लोग जो आजकल वर्तमान में जो एक नवीन अवधारणा आई है न्यायिक सक्रियता को लेकर के, उस पे डिस्कस करेंगे। और यह क्वेश्चन 64th BPSC में भी पूछा गया था, तो अब 67th में फिर से यह दोबारा रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
इसीलिए इस टॉपिक को, और मैं वही टॉपिक आपको स्टूडेंट्स पहले करवा रहा हूँ जिसकी आने की संभावना ज़्यादा है। बाद बाकी टॉपिक जो है मैं सारा करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वो करवा रहा हूँ कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी जो कम भी पढ़ के जाएंगे उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। तो मैं वो सब टॉपिक को पहले कवर कर देता हूँ। आगे का टॉपिक में जो भी बचे खुचे टॉपिक सारा करवाता रहूँगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के बीच में थोड़ा सा शेयर कीजिए मेरा चैनल को, ठीक है, क्योंकि यह स्टार्टिंग चैनल है अभी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है न्यायपालिका की सक्रियता। देखिए सक्रियता सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन अति सक्रियता फिर क्या हो जाता है, वो निगेटिव थॉट लेके आता है। क्योंकि अगर न्यायालय अति सक्रिय हो जाएगी तो फिर कार्यपालिका और विधायिका को परेशानी हो जाती है। क्योंकि न्यायपालिका हर एक जो आदेश देगी, अगर कार्यपालिका विधायिका उसको पालन नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं न्यायालय का भी अवमानना होगा और फिर यह सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान देखिए क्या लिखा हुआ, सबसे पहले भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे, भूमिका सबसे बेहतरीन होना चाहिए और निष्कर्ष। अगर ये दो पार्ट आपका कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन और अंत भला तो सब भला, ये दो कहावत यहाँ पे आपको चरितार्थ करना होगा। अगर आप दो पोजीशन को अच्छा लिखेंगे तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार शासन के 3 प्रमुख अंग हैं। ऐसे चौथा स्तंभ मीडिया को बोला गया, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से, जो संवैधानिक दृष्टिकोण से 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 3 स्तंभ के बारे में आपने पढ़ा होगा भारतीय प्रशासन व्यवस्था का। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसमें विधायिका का क्या काम है, कानून बनाना, कार्यपालिका का क्या काम है, लागू करवाना, और न्यायपालिका का क्या काम है कि अगर न्याय नहीं मिल रहा है, सही ढंग से लागू नहीं हो रहा है तो उसको करवाना, ठीक है। तो ये तीनों का एक अपना अपना कार्य क्षेत्र है और उसका एक सीमा है, ठीक है। ये सीमाएं हैं, सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं और सीमाएं। तीनों अंग के कार्य स्पष्ट विभाजन और निर्धारित की गई है, कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, ठीक है, आपके देश में क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। तो कोई भी आपस में एक दूसरे में हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं करने चाहिए, ऐसा भारतीय संविधान में बात की गई है। यहाँ न्यायिक सक्रियता जो शब्द है उससे तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर, ठीक है, क्या करेगा, जब न्यायपालिका जो उसका अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर निकलकर कार्यपालिका या कभी कभी विधायिका के क्षेत्र में दखल देने लगती है। यानी न्यायपालिका जब कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में दखल देगी, वही घटना क्या कहलाएगा, आपका न्यायिक सक्रियता कहलाएगा। तो न्यायिक सक्रियता शब्द का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में जाके दखल करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यायिक सक्रियता। आखिर न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता क्यों करेगी, ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो देखिए इसके बारे में क्या कारण है और कब से न्यायपालिका अति सक्रियता या सक्रियता की तरह जो है काम करने लगी है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो सबसे पहले आप जानिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यह एक नवीन अपरंपरागत अवधारणा। यह परंपरागत अवधारणा नहीं है और यह नया अवधारणा है जिसकी शुरुआत भारत में जो हुआ है। ऐसे इसकी शुरुआत अमेरिका में भी हो चुकी थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी के दशक में हुई है। क्योंकि 1970 में देखिएगा कि कांग्रेस एक प्रभुत्वशाली पार्टी बनी हुई रहती है 1952 से लेकर के 1967 तक, ठीक है। तो वही 1970 के मध्य का मतलब हो गया दशक के मध्य 1960 से 70 के बीच में। चूंकि जब कांग्रेस वर्चस्ववादी पार्टी बनी रहती है और कांग्रेस का बोलबाला रहता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा जो काम होंगे वह न्यायपालिका के मतलब अवमानना के थ्रू भी किए जाएंगे, ठीक है। तो उस समय पे जो न्यायपालिका जो है बहुत ज़्यादा सक्रियता निभाती है और बहुत सारे जो भी रिफॉर्म्स करने का प्रयास करती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सरकार किसका है, कांग्रेस का है, और पूरे देश में उसका वर्चस्व है, तो वो नहीं कर पाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, यह एक नवीन अपरंपरागत अवधारणा है जिसकी शुरुआत भारत में 1970 के दशक में हुई, दशक के मध्य में, यानी 1965 के आसपास। इसकी शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, तो न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी। अगर ये सब लाइन लिख देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन आंसर हो जाएगा आपका। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, वी.आर. कृष्ण अय्यर का नाम याद रखिएगा, और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, जिनको PIL का क्या कहा जाता है,
मतलब भारत में PIL जो जनहितवाद याचिका है उसको शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, PN भगवती को। ठीक है, जनहितवाद क्या है, आगे याचिका क्या है, जनहित याचिका क्या है, जनता से जुड़े हुए वे मुद्दे जो जनता के लिए लाभकारी हों, ठीक है, कल्याणकारी हों, तो वैसे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। तो वही है यहाँ पे। तो ये जो अवधारणा आई है वो इन 3 न्यायमूर्ति के सामने में आया है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। इसकी शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, ओ चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती को जाता है। देश में संविधान लागू होने के साथ ही तनाव शुरू हो गया था और संसद की शक्तियां कहां तक है और न्यायपालिका किस सीमा तक उन पर प्रतिबंध लगा सकती है, इसका प्रमाण पहले संविधान संशोधन 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल करके न्यायिक पुनर्विलोकन से अलग रखा गया। एक टॉपिक, अगला टॉपिक जो मैं बताऊंगा, न्यायिक पुनर्विलोकन भी बताऊंगा। यानी जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 ईस्वी में और उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो आप जानते होंगे भूमि से भी जुड़ी हुई है। तो उसमें क्या हुआ कि इस अनुसूची को ही, पूरे अनुसूची को ही न्यायिक पुनर्विलोकन से अलग रखा गया। यानी न्यायालय अब चाह करके भी इसमें कुछ भी संशोधन नहीं कर सकती है और इस पे सीमा ला दिया गया। यानी विधायिका के द्वारा एक बहुत कठोर काम यहाँ पे किया गया कि 9वीं अनुसूची जोड़ा गया और उसमें न्यायपालिका पुनर्विलोकन भी नहीं कर सकती है। तो इससे देखिए, देश में संविधान लागू होने के साथ ही तनाव शुरू हो गया था कि संसद की शक्तियां कहां तक जाती है और न्यायपालिका किस सीमा तक उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसका प्रमाण पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को शामिल किया जाना है और न्यायिक पुनर्विलोकन से इसको क्या रखा गया, अलग रखा गया। अब देखिए, सबसे ज्यादा तनाव इंदिरा गांधी के समय में आएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जब, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, यह तनाव श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में चरम पर पहुंच गई जब उन्होंने संविधान में क्या क्या बहुत ज्यादा रिफॉर्म लाए, सुधार लाए। 17 में, 24 में, 23 में, 25 में, 42 में, 39 में, और 42वां संविधान तो एकदम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने लगे, चूंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुधार किया गया। तो इसके माध्यम से न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने क्या किया, बहुत सारे संवैधानिक सुधार के माध्यम से जो न्यायपालिका की शक्तियां थी उसको कम करने का प्रयास किया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे मामलों में एक से एक डिसीजन देता गया। जैसे गोलकनाथ 1967 का मामला है, केशवानंद भारती बनाम बहुत ही फेमस मामला है, ये तो आप जानते ही होंगे। मौलिक अधिकार में संशोधन की भी बात की गई, लेकिन मूल ढांचा को नष्ट नहीं करते हुए। ठीक है, उसके बाद मनरवा मिल्स, ये भी इंदिरा गांधी के समय में ही हुआ था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे न्याय यहाँ पे दिए हैं। बॉमन राव 1981, यानी आप देख रहे हैं 1970 के मध्य के दशक से लेकर के 1981 के बीच में बहुत सारे विवाद हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को लेके बहुत सारे डिसीजन दिए हैं। ठीक है, उनकी हर कोशिश असंवैधानिक घोषित कर दी तथा अनुच्छेद 21 में दिए गए प्राण के अधिकार के अंतर्गत, और क्या हुआ कि जो भी इंदिरा गांधी ने कोशिश किया था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया इन लोगों ने, और अनुच्छेद 21 में बहुत सारी बातों को इसमें जोड़ा गया। प्राण के अधिकार के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को भी जोड़ दिया, आजीविका को भी जोड़ दिया, एकांतता को। यानी जब वह मौलिक अधिकार बन जाएगा तो उसको दिलवाने का काम न्यायपालिका की होगी और उस पर वह कानून बना सकता है, यानी जनता के हित की बात कर सकता है। असंख्य अधिकारों को उसमें शामिल कर लिया गया, किसमें, अनुच्छेद 21 में। यानी प्राण के अधिकार के अंतर्गत ही आपको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार, एकांतता का अधिकार जैसे असंख्य अधिकारों को शामिल कर लेना एक प्रकार का न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। यानी इस अनुच्छेद के माध्यम से न्यायपालिका अपने हाथ को मजबूत कर लिया। ठीक है, अब देखिए पिछले 3 दशकों में, यानी 70 के बाद से लेकर के भारत में न्याय व्यवस्था के रूप स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिसमें न्यायपालिका का लक्ष्य व्यक्तिगत न्याय के साथ साथ क्या है, सामाजिक न्याय की भी स्थापना करना।
अगर आप देखेंगे तीनों में तो सबसे ज़्यादा जनता की विश्वास अभी वर्तमान में न्यायपालिका के प्रति है, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसा डिसीजन दिया है जो कि जनता के हित में है। तो इसीलिए लोगों का विश्वास अभी वर्तमान में न्यायपालिका की तरफ कार्यपालिका और विधायिका के तुलना में ज़्यादा है। और यही धारणा क्या है, न्याय सक्रियता के मूल में है। ठीक है, यानी व्यक्तियों की न्याय और सामाजिक न्याय की जो यह धारणा है वही न्यायिक सक्रियता के मूल में है। देखिए, न्यायिक सक्रियता तक तो ठीक है, लेकिन जब अति सक्रियता आएगा तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाधा आएगा, काम में क्या आएगा, बाधा आएगा। चलिए आगे आते हैं मेन पॉइंट्स पे। देखिए, न्यायिक सक्रियता की पृष्ठभूमि की जो शुरुआत अगर आप देखेंगे तो जनहितवाद याचिका के माध्यम से शुरुआत हुआ है। जनहितवाद याचिका क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, उसको देखिए। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे, ये क्या है उसके बारे में जानिए। देखिए, यहाँ मैंने साइड में लिख दिया PIL क्या है। जब व्यक्ति या संस्था द्वारा, यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, जब व्यक्ति या संस्था के द्वारा सामाजिक हित और सामाजिक समूह से जुड़े हुए मुद्दे न्यायपालिका के समक्ष लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, PIL, जनहितवाद याचिका। ठीक है, और इसकी शुरुआत PN भगवती ने करवाया था इंडिया में। संविधान ने न्यायपालिका को नागरिक के अधिकार का संरक्षक बनाया है, इसलिए विधि के शासन को सुरक्षित रखने हेतु विधिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को उत्तरदायित्व लेना आवश्यक है, ऐसा PN भगवती ने कहा। चूंकि संविधान में क्या है कि न्यायपालिका को ही नागरिकों के अधिकार का संरक्षक बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे न्यायिक सक्रियता के जो शब्द के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको न्यायपालिका को लेना पड़ेगा। अब आ जाइए न्यायिक सक्रियता के लिए उत्तरदायी कारक। अब क्या कारक है कि भारत में न्यायिक सक्रियता बढ़ी। पहला तो कारक हमने बता ही दिया कि इंदिरा कांग्रेस के समय में क्या हुआ कि वर्चस्व की राजनीति हुई, और जब बहुमत में सरकार थी तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा ऐसे कदम उठाए गए जो कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो वो लोगों के हित में नहीं था, तो जिस कारण से न्यायपालिका ने स्टेप उठाया। तो न्यायिक सक्रियता के लिए उत्तरदायी कारक सबसे पहला है कार्यपालिका। कार्यपालिका के तहत जैसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए। बढ़ती उदासीनता यानी स्वेच्छाचारिता, अपने मन से जो मन हुआ सो करेंगे। अनुशासनहीनता तथा निष्क्रियता ने न्यायिक सक्रियता को क्या कर दिया, जन्म दे दिया। जनता के हित की बात ना करके निष्क्रियता मतलब काम ना करना ठीक ढंग से, तो ये सब जो हुआ स्वेच्छाचारिता, निरंकुश टाइप का सोच, तो ये सब न्यायिक सक्रियता को लाने में मदद किया। लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा के कारण, और भारतीय संविधान में क्या है, DPSP का ही महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है कि लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा हो, तो उसके कारण यहाँ पे न्यायिक सक्रियता शब्द जो है आया है। जनता का न्यायपालिका में अधिक विश्वास, तो जनता जो है अभी वर्तमान में कार्यपालिका और विधायिका से ज़्यादा विश्वास किस में करती है, न्यायपालिका में करती है। इसीलिए न्यायपालिका का दायित्व बनता है कि जनता के हितों की रक्षा करे, जनता का जो लोक कल्याण कार्य है वो सुचारू रूप से चलाए। अब है इसके अतिरिक्त न्यायपालिका व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। संविधान के संरक्षक होने के नाते न्यायपालिका को यह अधिकार और उसका संवैधानिक दायित्व है कि वह कार्यपालिका को आवश्यक निर्देश दे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, संविधान का संरक्षक है कौन, न्यायपालिका। इसी नाते से न्यायपालिका को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह संवैधानिक दायित्व उसका है कि कार्यपालिका को आवश्यक निर्देश दे कि ढंग से जो है देश चले और लोगों का हित ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब इसके पक्ष में और विपक्ष में ये 2 पॉइंट जरूर आप लिखेंगे जब भी न्यायपालिका का न्यायिक सक्रियता का क्वेश्चन आएगा, तो पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में तर्क है, और लास्ट में आप निष्कर्षण जरूर डालेंगे वहां पे। ठीक है, और ये आपके नोट्स में आपको सारा कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। तो पक्ष में तर्क जो है, पक्ष में जो तर्क है वो क्या है, न्यायिक सक्रियता के कारण साधनहीन गरीब तथा आम जन को न्याय सर्वसुलभ हो पाया है। यानी जिनके पास साधन नहीं है, जो गरीब हैं, तो आम जनता है, तो उनको भी न्यायिक सक्रियता के कारण क्या हुआ है कि न्याय सुलभ हो पाया है। लोक कल्याणकारी राज्य के स्वप्न को वास्तविकता आधार प्रदान करने में न्यायिक सक्रियता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो लोक कल्याणकारी का एक कॉन्सेप्ट है, जो गांधी जी का सपना था लोक कल्याणकारी का राज्य की स्थापना को लेकर के,
उसके वास्तविकता को आधार देने में न्यायिक सक्रियता ने प्रमुख भूमिका निभाई है। उसके बाद है न्यायिक सक्रियता से विधायिका कार्यपालिका के उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता में वृद्धि हुई है। यानी न्यायिक सक्रियता के कारण ही क्या हो गया है कि विधायिका और कार्यपालिका के उत्तरदायित्व में क्या हो गया है, जवाबदेहिता में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता के कारण लोगों का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है। जो बीच बीच में जो न्यायालय जो है जनहित याचिका के माध्यम से जो काम किया है, तो उसके माध्यम से लोगों में न्यायपालिका को लेकर के क्या है कि विश्वास बढ़ा है। ठीक है, पांचवा क्या है, प्रशासन में उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता की भावना बढ़ी है, जो भ्रष्टाचार को कम करने में मदद किया है। क्योंकि बीच बीच में न्यायालय ने अपने जो आदेश जारी करके लोगों के हित के कार्य करवाए हैं, और उत्तरदायित्व जिस कारण से प्रशासन में भी उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की भावना बढ़ी है, जो भ्रष्टाचार को कम करने में मदद किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब इसके विपक्ष में तर्क क्या है? विपक्ष में तर्क आप सुन लीजिए। न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है। ठीक है, यानी न्यायपालिका क्या कर रही है, विधायिका और जो कार्यपालिका का क्षेत्र है उसमें क्या कर रही है, अतिक्रमण कर रही है, जिससे शासन के तीनों अंग में संतुलन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सब एक दूसरे के स्वतंत्र हैं, तो अगर एक दूसरे में हस्तक्षेप करेंगे तो यहाँ संतुलन खराब हो जाएगा, उनके बीच टकराव की स्थिति बनी रहेगी, जो कि एक लोकतंत्रात्मक देश के लिए अच्छा नहीं है। न्यायपालिका पर मुकदमों का भार बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका पर क्या होगा, मुकदमों, चूंकि अब न्यायपालिका का जो काम है न्याय दिलाना, जो क्लेम है, जो केस है, जो अन्य लोगों का, उसको सॉल्व करना, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर न्यायपालिका जनहित याचिका में फंसी रहेगी तो आम जनता की जो केस है उस पर काम थोड़ा कम होगा, तो मुकदमों का भार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह निगेटिव पॉइंट्स हैं न्यायिक सक्रियता के तहत कि मुकदमों का भार बढ़ने की संभावना रहेगी। कई बार न्यायपालिका द्वारा सरकार को ऐसे आदेश दे दिए जाते हैं जो तुरंत पूरा करना मुश्किल है। ठीक है, इससे न्यायपालिका के महत्व में कमी और अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है। अब ऐसा निर्णय दे दिया गया और तुरंत करने के लिए जो कार्यपालिका नहीं कर पाती है, जिससे क्या होता है, न्यायपालिका की अवमानना होती है। तो स्वाभाविक है, अवमानना होगा तो उसके महत्व में थोड़ी कमी महसूस होगी कि न्यायपालिका का महत्व में कमी आई है। कभी कभी नेम एंड फेम के लोकप्रियता के प्राप्त करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति या संस्थाएं क्या करती हैं, न्यायिक सक्रियता PIL के माध्यम बनाती है। अब कोई मुद्दा ऐसा उठा दिया, ठीक है, और जिसके माध्यम से अब यहाँ पे क्या करेगा कि न्यायपालिका निर्णय दे देगा, और फिर वह नेम फेम के कारण यहाँ पे न्यायपालिका पे अतिरिक्त बोझ दे देता है और इसकी छवि को भी नुकसान पहुंचा देता है। यानी किसकी, न्यायपालिका की छवि को। यानी बहुत सारे व्यक्ति या संस्था क्या होता है कि कोई भी मुद्दा उठा करके अपना नाम कमाने के लिए, अपना नेम फेम के लिए कोई मुद्दा न्यायिक PIL के माध्यम से जारी कर दिया, और फिर PIL के तहत जो है अब न्यायपालिका के ऊपर जो एक काम का बोझ हो गया, एक नया न्याय देने का बोझ हो गया, और जिससे क्या होगा कि अगर वह सही नहीं है PIL तो फिर इसमें न्यायपालिका के छवि को भी नुकसान पहुंच जाता है। इसीलिए यह निगेटिव पॉइंट्स में हम लोग लिखेंगे। किसी भी मुद्दे पर बार बार हस्तक्षेप करने के कारण, ठीक है, अब हर एक मुद्दा पर अगर हस्तक्षेप किया जाए तो न्यायपालिका के प्रति तथा साथ साथ प्रशासन की गुणवत्ता की दक्षता के प्रति जो विश्वास होगा वो कम हो जाएगा लोगों का। क्योंकि बार बार अगर न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी प्रशासन के कार्यों में, तो यानी जनता को लगेगा कि प्रशासन सही से काम नहीं कर रही है, जिससे जनता का जो होगा प्रशासन में, ठीक है, जनता का प्रशासन में से विश्वास उठ जाएगा। तो ये जनता का विश्वास बना रहना चाहिए लोकतंत्र में, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है लोकतंत्रात्मक देश के लिए। इसलिए यहाँ पे यह नुकसान पहुँचने का डर रहेगा। तो ये सारे निगेटिव थॉट हैं। विपक्ष में तर्क आप देंगे, पक्ष और विपक्ष, और लास्ट में आपको निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या निकालना है आपको। देखिए,
देखिए यहाँ पे है न्यायिक सक्रियता संविधान द्वारा समर्थित नहीं है, यानी संविधान में ऐसा कोई शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया है न्यायिक सक्रियता। यह न्यायिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों द्वारा तैयार किया गया उत्पाद है और यह शब्द जो है न्यायपालिका के द्वारा बनाया गया है और न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करती रहेगी तो इन संस्थाओं के कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। किनके कार्य प्रभावित होंगे? तो जो कार्यपालिका है उनके। यह सही है कि लोक कल्याणकारी राज्य में जनता की हित सर्वोपरि है, लेकिन तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, चूंकि एक कानून बनाता है, एक पालन करवाता है और एक जो है उसको सही ढंग से लागू करवाने का काम करता है, इसके बीच समन्वय बना रहेगा। संतुलन द्वारा ही यह कार्य बेहतर तरीके से किया जा सकता है, यानी सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन काम यहाँ पे होगा। अतः न्यायिक सक्रियता के स्थान पर न्यायिक अनुशासन शब्द को अपनाया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि न्यायिक व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि न्यायिक सक्रियता अच्छी है परंतु अति सक्रियता जो है अच्छी नहीं है, वह खतरनाक है और उसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ पर, लेकिन आप जब नोट्स लेंगे तो उसमें अच्छे से लिखा हुआ रहेगा। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के शब्दों में न्यायपालिका को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यानी कार्यपालिका और विधायिका की छवि को भी हरास ना हो और अपनी छवि भी बनी रहे, लोक कल्याणकारी जो कार्य है वो भी बना रहे, जनता का हित भी बना रहे। ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे। ठीक है, और देखिए अभी तक जो देखिए ये आधे घंटे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। आपको वहाँ 20 मिनट में लिखना है पूरा टॉपिक, ठीक है, और आप मैंने समझाया तब जाके आपको आधा घंटा, जब आप लिखेंगे तो 15 से 20 मिनट में अच्छे से आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। आज तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आप विश्लेषण देखिए। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, और मैं हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, तो अब साथ साथ क्वेश्चन भी आपको उसमें से दिखाता जाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उसमें क्या लिखना है। भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है, विवेचना कीजिए। तो विवेचना में आप दोनों पक्ष और विपक्ष में तर्क रख करके यही चीज जो अभी जस्ट हमने बताया वही चीज आपको लिखना था, तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ लिख ही दिया है। ठीक है, तो सेम टू सेम अगर आप लिख देंगे तब भी आपको बेहतर नंबर आएगा। न्यायिक सक्रियतावाद एवं अर्थ एवं मूल्यांकन, तो वही है न्यायिक सक्रियतावाद किसे कहते हैं, न्यायिक सक्रियता क्या है, और फिर उसके बारे में लिख करके थोड़ा बहुत यहाँ पे 200 शब्द में आंसर लिख देना है। उसके बाद न्यायिक सक्रियता एक संसदीय लोकतंत्र में द्विधारी तलवार है, इसलिए इसमें क्या करेंगे आप पक्ष और विपक्ष के तर्क को लिख करके इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। द्विधारी तलवार ये है कि इसमें अच्छा भी है, अच्छाई भी है, कुछ बुराइयां भी है। ठीक है, अगर न्यायिक सक्रियता नहीं रहेगा तो कार्यपालिका विधायिका वहां स्वेच्छाचारिता कर सकती है, जबकि अगर रहेगा तो फिर न्यायपालिका कर सकता है। तो इस संदर्भ में आपको इसी में से यही रॉ मटेरियल में से निकाल करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ साथ दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही।